अब तक हमने एक वीक कंप्लीट कर लिया रिएक्ट में, जहाँ पे हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन, रिएक्ट कैसे काम करती है, JSX वगैरह एक्सप्लोर कर लिया और कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज़ मेनली अबाउट हुक्स, रिएक्ट फंडामेंटल्स और खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करना विथ कंपोनेंट्स। और इस सेक्शन में हम काफ़ी पॉपुलर हुक्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और वो पॉपुलर हुक्स क्या क्या हैं? यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ मेमो, यूज़ रेफ, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं। और इन हुक्स के साथ साथ हम और कई सारी चीज़ें देखेंगे लाइक रिएक्ट में रेंडर का क्या मतलब होता है, माउंट, अनमाउंट क्या है, क्योंकि इन शब्दों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो उससे तुम क्या परसीव कर रहे हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कहीं पे लिखा है कंपोनेंट इज़ माउंटेड। अब माउंटेड का क्या मतलब है? क्योंकि जनरली अब तक जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ते आए हैं उसमें ऐसे वर्ड्स तो कहीं नहीं थे, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़े। जब मैंने सी पढ़ी थी, मैंने माउंट, अनमाउंट, लाइफ साइकिल ये सब कुछ नहीं पढ़ा था। लाइक से व्हाट इज़ दिस, मतलब मुझे नहीं पता था। तो अगर अपने को ये वर्ड्स पता हैं, तो अगर हम किसी का वीडियो देख रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे वीक हम बस यही एक्सप्लोर करेंगे। इस वीक के एंड में तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे तुम कंपोनेंट्स क्रिएट करो, कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो विद दैट सेड हम स्टार्ट करते हैं यूज़ स्टेट हुक से। अब मैं डायरेक्टली यूज़ स्टेट पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं जावास्क्रिप्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसमें हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम यूज़ स्टेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो दैट अपने को पता हो कि यूज़ स्टेट कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, ओके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली प्योर HTML है और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से सारी चीज़ें क्लीन आउट कर देता हूँ और यहाँ पे बस मैं हेलो रखूँगा या यूज स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। और इसको सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट लिख के आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इसको भी जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है, मुझे 2 इनपुट फील्ड्स चाहिए। इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइप टेक्स्ट, ठीक है। मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिनमें यूज़र नंबर एंटर कर पाए। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर num1, एंटर num2, ठीक है। सिंपली यूज़र यहाँ पे कुछ नंबर्स एंटर कर पाए। अब एंटर करने के बाद क्या हो, मैं सिंपली प्लस करवाना चाहता हूँ, num1 प्लस num2। और मैं एक बटन भी चाहता हूँ जहाँ पे यूज़र क्लिक करे तो ऐड हो जाए। अब ऐड होने के बाद क्या हो, मैं चाहता हूँ रिजल्ट शो हो जाए यहाँ पे। इस रिजल्ट के बाद मुझे इन दोनों नंबर का रिजल्ट चाहिए। अब वो कैसे होगा, मुझे बटन की क्लिक में यूज़र ने जो टाइप किया है वो मुझे गेट करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये कैसे होगा, मुझे बटन के क्लिक पे कोई इवेंट अटैच करना पड़ेगा, सो दैट जब बटन पे क्लिक हो तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। अभी अगर मैं प्योर HTML में फंक्शन असाइन करना चाहूँ ऑन क्लिक पे, तो सिंपली मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ये HTML का तरीका है इवेंट बाइंड करने का, ठीक है। और स्क्रिप्ट, यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा ऐड। अभी मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, सिंपली ये चेक करने के लिए कि मेरा फंक्शन चल रहा है।
और मैं सिंपली कंसोल करता हूँ, कंसोल ओपन कर लेता हूँ, लेट्स क्लिक, ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड कंसोल हो रहा है, दैट मीन्स मेरा फंक्शन सही से चल रहा है। अब जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया है वो मुझे चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा, मुझे इन इनपुट पे कोई आईडी कोई नेम असाइन करना पड़ेगा सो दैट मैं वैल्यू गेट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे सिंपली आईडी असाइन कर देता हूँ num1 और num2, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी का यूज़ करके वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्ट n1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी num1 डॉट वैल्यू, ठीक है। सेम मुझे दूसरी बार भी लिखना पड़ेगा, n2 मेरे पास n1 n2 आ गए हैं। अभी अगर मैं इनको कंसोल करता हूँ, सी मुझे 23 देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इनको प्लस करूँ तो मुझे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेते हैं तो वो हमें स्ट्रिंग में मिलता है। मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत इजी है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, सिंपली नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मैं रिजल्ट को, मतलब जो भी रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल में रख लिया। अब इस रिजल्ट को मुझे यूआई पर दिखाना है, तो उसके लिए मुझे इस स्पैन की आईडी पता होनी चाहिए। मैं यहाँ आईडी दे देता हूँ रिजल्ट, कॉन्स्ट res इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रिजल्ट रिजल्ट 2 बार हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ, ठीक है। सी यहाँ पे मैंने 22 ऐड किया, 44 आ गया। दिस इज द HTML एंड जावास्क्रिप्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब सोचो अगर थोड़ी और बड़ी एप्लीकेशन होती तो मुझे कितना काम मैन्युअली करना पड़ता, ठीक है। दिस इज द इम्पेरेटिव वे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बार बार लाइक से ये करना पड़ेगा, res इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हर बार एलिमेंट लो। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक, मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पास एक फंक्शन हो, ठीक है, यूज स्टेट नाम का, जो मुझे दो चीज़ें रिटर्न करके दे। एक तो वैल्यू, ठीक है, और मतलब वैल्यू तो मुझे मिलेगी ही, इसे मैं वैल कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, एक ऐसा फंक्शन जो सिंपली इस वैल्यू को अपडेट करे। और ये न्यू वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू और सेट वैल्यू, ठीक है। मेरे पास सिंपली एक फंक्शन है यूज स्टेट, जो मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, वैल्यू और सेट वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, obj इनिशियल में 0 और 0 पास कर दिया। इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू और सेट वैल्यू करके दो चीज़ें हैं, तो चलो डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वैल्यू सेट वैल्यू obj में से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार कि जब मैं इस वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ यूआई पे, ठीक है, सीधी सी बात है। और जब ऐड हो तो मैं ये नहीं करना चाहता,
ये काम मैं ये काम मैं यहाँ पे तो नहीं करना चाहता, मैं बस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ जब मैं वैल्यू को अपडेट करूँ तो मेरा यूआई अपडेट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपडेशन का कोड है वो मैं यहाँ ले जाऊँगा, इस सेट वैल्यू में मूव कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं क्या होता है। सी एक्चुअल सम ही हो रहा है ना यार, 10 20 30। तो अब देखो, क्या मैं यहाँ पे कोई HTML लिख रहा हूँ, क्या जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यूआई अपडेट करने के लिए? बताओ। तो यही काम करता है यूज स्टेट हमारे लिए। यहाँ पर मैंने यूज स्टेट फंक्शन बनाया है जिसका काम क्या है, मुझको एक इनिशियल वैल्यू रिटर्न करके देना और एक फंक्शन रिटर्न करके देना। फंक्शन का काम है वैल्यू को अपडेट करना, जैसे ही वैल्यू अपडेट होगी वैसे मेरा यूआई अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं यूआई तो अपडेट कर नहीं रहा हूँ सेट वैल्यू में, मैं तो बस अपनी वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ। यूआई अपडेट करने का काम स्टेट का है, यूज स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है बार बार जावास्क्रिप्ट कोड लिखने का, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम अभी भी है, लाइक से कि मेरा डॉम अननेसेसरी अपडेट होगा। कैसे, देखो, लेट्स सी इफ आई कैन शो यू। जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, मुझे ऑप्शन खोजने दो, मैं दिखाता हूँ तुमको। ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा? सर रेंडर बॉटम में है, बॉटम व्हाट्स न्यू के अच्छा साथ अच्छा, हाँ रेंडरिंग हाँ आ हाँ, गया। ठीक है मुझे नीचे स्क्रीन दिख नहीं रही थी, मैंने माइक रखा हुआ है ना। ठीक है, लेट्स चेक दिस। सी, क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ग्रीन फ्लैश होता हुआ दिख रहा है रिजल्ट पे, 30 पे ग्रीन दिख रहा है। यस सर, यस यस। इसका मतलब है मैं कोई वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट ब्राउजर यूआई को अननेसेसरी अपडेट कर रहा है। सी, इसका मतलब ये है, पेंट फ्लैशिंग का मतलब है जैसे जैसे ग्रीन होता है दैट मीन्स यूआई में कुछ चेंज हो रहा है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये देखो, ठीक है, जैसे जैसे लिख रहा हूँ देख रहे हो। ठीक है, ये बिहेवियर देख लो, अभी जब मैं रिएक्ट में करूँगा तब बिहेवियर देखना। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस पे तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी प्लस मेरा चेंज हो रहा है, स्पेसिंग चेंज हो रही है। ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अननेसेसरी डिव मेरा बार बार ब्राउज़र बना रहा है। अब इस प्रॉब्लम को रिएक्ट सॉल्व करता है। ठीक है, रिएक्ट यूआई अपडेट करने से पहले चेक करेगा भाई अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर नहीं तब वो अपडेट करेगा। सो यहाँ पे जो हमने डे 1 में मैंने बताया था कि रिएक्ट नंबर ऑफ डॉम ऑपरेशन को मिनिमाइज करता है, यहाँ पे हम उसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, अभी तुमने फर्स्ट पार्ट देखा है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कि जहाँ पे अननेसेसरी पेंट हो रहा है, अननेसेसरी ब्राउज़र अपडेट हो रहा है। ठीक है सर इसमें हर बार न्यू डॉम क्रिएट होगा क्या? हर बार न्यू डॉम नहीं क्रिएट होगा, हर बार जो तुम अपडेट कर रहे हो वो क्रिएट होगा अननेसेसरी। यहाँ पे रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा, हर बार सेम ही है ना रिजल्ट। मैं यस। नंबर तो मैंने चेंज नहीं किए, तो जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो क्यों हर बार अपडेट हो रहा है? वो इसलिए अपडेट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इनर टेक्स्ट, हर बार सेम इनर टेक्स्ट असाइन हो रहा है। अब आइडियली तो ब्राउजर्स को ये भी ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, अगर ब्राउज़र ये चीज़ ऑप्टिमाइज कर लें तो रिएक्ट, व्यू, एंगुलर की ज़रूरत ही नहीं है। अब ब्राउज़र ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ब्राउज़र थोड़ी ना डॉम अपडेट कर रहे हैं। डॉम कौन अपडेट कर रहा है?
सी सी प्लस प्लस प्लस। प्लस के मेथड्स। तो अब सी प्लस प्लस को तो हम सीधे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये ले, इनर टेक्स्ट में ये असाइन कर दे। अब सी प्लस प्लस तो लाइक से, अब सी प्लस प्लस की लेयर में लोगों को ऑप्टिमाइजेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑप्टिमाइजेशन रिएक्ट ने जावास्क्रिप्ट साइड में ही कर लिया है। सर वो ये जो मैंने, हाँ, इसलिए सर जितने बार हम ऐड का बटन क्लिक कर रहे हैं वो यस, जो इवेंट ट्रिगर हो रहा है वो बार बार हाँ, मेथड हो जा रहा है। यस, बार बार यूआई अपडेट हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं गाइस? ये दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। सर मैंने एक टर्म पढ़ी थी, रीफ्लो और रीपेंट, क्या वो यही होता है मतलब? हाँ, रीफ्लो क्या रीपेंट, रीफ्लो यही होता है। रीफ्लो में देखो देखो, दो टर्म है, पेंट और रीफ्लो। रीफ्लो में क्या होता है, जब मैंने ऐड पे क्लिक किया, ब्राउज़र क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कहीं कहीं लेआउट चेंजेस हैं क्या, पूरे पेज को स्कैन करेगा। वो उसको नहीं पता ना कि तुम बस रिजल्ट चेंज कर रहे हो, वो पूरे पेज में स्कैन मारेगा कि जो तुमने इनर टेक्स्ट सेट किया है क्या उसकी वजह से कोई लेआउट चेंज है। अगर हाँ, तो वो अगेन सारी चीज़ें करता है। तो वो हर बार होता है जितनी बार तुम डॉम को अपडेट करते हो। इसको हम और आगे पढ़ेंगे, बट प्रॉब्लम समझ गए राइट, कि जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे यूआई को अपडेट करना है क्या प्रॉब्लम है, और मुझे कैसे कैसे नंबर्स गेट करने होते हैं, कैसे यूआई मेरा चलता है, ये तरीका है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ये सिर्फ चलो ऐड के रिस्पेक्टिव में ही बता रहे हो मतलब, क्योंकि ऐड के रिस्पेक्ट में तो हम रिटर्न ही करा सकते हैं ना फंक्शन में, अगर वैल्यू सेम है तो वहीं से रिटर्न कर दो तो हमारा डॉम ऑपरेशन बच गया। ये ऐड के रिस्पेक्ट मतलब ये डॉम जो आप पेन दिखा रहे हो ऐड के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, क्योंकि ऐड के केस में तो हम फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं ना, अगर वैल्यू सेम है तो वो फंक्शन चलेगी ना हाँ, आगे। तो अब ये चीज़ तुम बड़े स्केल में ले जाओ, हाँ समझ हर गया, केस बट में तुम्हें ये करना पड़ेगा। मतलब वो क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि मल्टीपल अगर आप ऐड के रिस्पेक्टिव में दिखा रहे हो तो वो तो हम यहाँ पे हमने सेव कर सकते हैं उसको, राइट? नहीं नहीं, अगर हाँ, यस यस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस अगर कि आप लाइक ऐड से, के केस में बता रहे हाँ हो और हाँ, कोई केस में बता रहे हो तो मुझे मतलब, और कोई इसी एग्जांपल में और कोई केस में बता रहे हो जहाँ पे दोबारा पेंट होएगा और रिएक्ट में नहीं होगा। अभी तो ऐड के केस में आपने समझाया, वो मैं यार समझ। अब देखो ये हम रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। ओके। दूसरे केस में अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मैं ऐसे होवर करूँगा तो होगा कि नहीं होगा, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। ये मैंने लाइक से काफ़ी टाइम पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मुझे एक बार अभी तुम लोगों के साथ दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐड देखो, मैं इसका श्योर हूँ कि तुम जितनी बार भी इनर HTML सेट करोगे, इनर टेक्स्ट सेट करोगे, उतनी बार तुम्हारा डॉम अपडेट होगा, चाहे तुम सेम ही सेट करो। जैसे मैं यहाँ पे सेम ही सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं सुपर क्लियर हूँ। और हाँ, तुम ऑब्वियस यहाँ पे चेक ऐड कर सकते हो, बट सोचो ना कि तुम्हारे पास बड़े बड़े फंक्शंस हैं, तुम्हें हर जगह पे चेक ऐड करना पड़ेगा, एक एडिशनल चेक, राइट। ठीक है। तो अभी जब रिएक्ट में जाएंगे तो सारी चेंजेस हम साइड बाय साइड चला के देख लेंगे, ठीक है। सेम चीज़ मैं वहाँ भी करूँगा। हाँ हाँ, राहुल, रिएक्ट में जैसे अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर मैं मुझे अपडेट करता हूँ, तो खाली कंपोनेंट, उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के डोम अपडेट होता है या फिर वो पूरे डोम को में ट्रिगर करता है उसको? डिपेंड करता है कि तुम कैसे अपडेट करते हो। सी, ब्राउज़र को नहीं पता कि तुमने ब्राउज़र को कंपोनेंट कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके। रिएक्ट इंटरनली यही करता है, या मैंने ओके। लिखी, ठीक है, वो जाके यही करता है। अब डिपेंड करता है कि तुमने क्या अपडेट किया है। अगर तुमने जैसे टेक्स्ट अपडेट किया है तो ब्राउज़र एकदम भी डम्ब नहीं है, ठीक है, कि वो कुछ फाइंड आउट ना कर पाए या वो हर चीज़ फिर से दोबारा से करे। अब वो चेक करेगा कि भाई इस टेक्स्ट की वजह से क्या कोई लेआउट चेंज हुआ है, अगेन चेक करेगा वो क्या हुआ है या हो सकता है। अगर हाँ, तो वो सब कुछ दोबारा से कैलकुलेट करेगा। अब ठीक है, ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन ब्राउज़र है या टाइप ऑफ अपडेट दैट यू डू, ओके। रिएक्ट तुम्हारी बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, अपडेट करने से पहले चेक करती है क्या अपडेट की ज़रूरत है क्या, दैट्स इट। अब देखो मैं रिसाइज कर रहा हूँ, देखो पूरा हर बार रीपेंट हो रहा है, दिख रहा है, हर बार पेंट हो रहा है। यस, तो वो भी अब इसमें देखा। देखो ब्राउज़र हर बार कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कंपोनेंट चाहे तुम जितने बना लो कोई काम नहीं आएंगे।
तो तुम्हें बस ये चीज़ समझनी है, ठीक है, कि रिएक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अभी लोग बोलते हैं ना कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है, भाई रिएक्ट री-रेंडर करता ही है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कंपोनेंट री-रेंडर होंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो हम आगे आने वाले स्टेप्स में लाइक एक्सप्लोर करेंगे कि री-रेंडरिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो फिर प्रॉब्लम क्या है वो अभी हम देखेंगे, कुछ माइट बी परसों या लेटर दिस वीक। तो अभी हम चलते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में और सेम चीज़ वहाँ पे बनाते हैं। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स रिमूव ऑल दीज थिंग्स और माई कंपोनेंट की जगह मैं सम लिखता हूँ। सम मुझे अच्छा लग रहा है। सम नाम का मुझे कंपोनेंट बनाना है जिसका काम है 2 टेक्स्ट फील्ड शो करना और उनके रिजल्ट को ऐड करना। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज वर्किंग। Okay, now what I have to do, I have to create a input type is equal to text। सिंपल है, सिंपल है। मैंने यहाँ पे प्लस भी लगाया था और मैंने div में सिंपली लिखा था रिजल्ट एंड स्पैन एंड यहाँ पे मैंने आईडी दी थी। रिजल्ट ओके, आईडी इज इक्वल टू num1, id is equal to num2। ओके, नाउ मुझे बटन चाहिए एक। लेट्स क्रिएट अ बटन। ऐड सी, यहाँ पे मेरा यूआई बन चुका है। ठीक है, इफ़ यू गाइज कैन सी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, फिर मैं कैसे बटन में क्लिक लिसनर अटैच करूँ? तो यहाँ पे मैं सिंपली दिस इज JSX। ओके, जो भी मैंने एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है दिस इज JSX। कैसे जावास्क्रिप्ट फाइंड आउट करता है कि क्या टैग है क्या कंपोनेंट है? वाया कैमल केस, वाया योर केसिंग। छोटा है तो टैग है, बड़ा है तो कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर मुझे इस बटन पे क्लिक लिसनर अटैच करना है तो सेम ऑन क्लिक, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा? कैमल केसिंग, सी मेरा कैपिटल है। ठीक है, अब अगेन अगर तुमने VS कोड में कोई इंटेलिजेंस ऐड कर रखा है, जैसे कि मैंने कर रखा है, देखो जैसे ही मैंने ऑन लिखा सारे मेथड्स मुझे सजेशन में आ गए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो आई माइट शेयर लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन दैट आई यूज़, सो वो तुमको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, माइट भी मैं कभी दिखा दूँ तुमको या शेयर कर दूंगा लिस्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ओके, अब मैं यहाँ पे कोई फंक्शन अटैच कर सकता हूँ। सिंपली मैं एडमी नाम का फंक्शन अटैच कर देता हूँ और अगेन इसी कंपोनेंट के अंदर मुझे ये बनाना है। ठीक है, फंक्शन, ये नहीं कि मैं कहीं और बाहर बनाऊँ। तुम लोगों को ध्यान ये देना है, कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनको कोड लिखना कहाँ होता है। अभी मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया है, मुझे सम यहीं पे लिखना पड़ेगा इस रिटर्न के ऊपर, ना बाहर ना नीचे ना ऊपर, इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन सम ऐड में। अब अगेन मुझे इनपुट्स की वैल्यू चाहिए, तो चलो भाई कॉन्स्ट num1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी है? num1। ठीक है भाई, डॉट वैल्यू कर लेते हैं और कॉन्स्ट
ठीक है, मेरे पास दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हाँ, अब मुझे रिजल्ट को अपडेट करना है। तो रिजल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर करना पड़ेगा, नंबर एंड नंबर, और यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू सिर्फ फॉर्म इनपुट्स पे चलता है। ठीक है, इनर टेक्स्ट एंड लेट्स रन इट। सी, अपडेट हो गया। अब जो फ्लैशिंग की प्रॉब्लम थी, लेट्स सी क्या वो रिजॉल्व हुई है। रेंडरिंग, पेन फ्लैशिंग, सी ये प्रॉब्लम तो अभी भी है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है अभी भी? अभी तो मैंने रिएक्ट यूज़ कर लिया है, तो ये प्रॉब्लम क्यों नहीं गई? यूज नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्ट यूज़ नहीं की है, मैंने यहाँ पे अगेन जावास्क्रिप्ट से सारा काम कर दिया है। रिएक्ट को तो पता ही नहीं चला कि कुछ मैंने रिएक्ट से अपडेट किया है कि नहीं। तो रेयर केसेस में अपने को जावास्क्रिप्ट ऐसी लिखनी पड़ती है, आना चाहिए ये, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसे केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। तो रिएक्ट में तुम जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, बट क्या ऐसा करना चाहिए? नो। ठीक है, तो फिर मैं कैसे अब एलिमेंट्स की आईडी को गेट करूँ? तो रिएक्ट में जो तरीका होता है, अगर मुझे सेम गेट एलिमेंट बाई आईडी करना है तो रिएक्ट रेकमेंड करता है कि भाई तुम लोग रेफ यूज़ करो। ठीक है, रेफ क्या है? रेफ इज द रिएक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स, या रिएक्ट वे ऑफ डूइंग गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, अगर तुम चाहो, अगर मैं लिख दूं रेफ रिएक्ट वे ऑफ डूइंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, सिंपली रेफ का यूज़ करके हम डॉम नोड्स को गेट करते हैं। ये फर्स्ट यूज़ है रेफ का, इसके अलावा कई और यूज़ हैं जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं कैसे रेफ अटैच कर सकता हूँ? सिंपली मुझे वेरिएबल्स बनाना है और यूज़ रेफ हुक कॉल कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे दो रेफरेंस क्रिएट कर लिए हैं। अब मुझे इस रेफरेंस को अटैच करना है इनपुट से, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रेफ, ये एक इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, रिएक्ट देता है, यहाँ पे num1 और num2। अब मैंने, यार म्यूट कर दो, मैंने सिंपली रेफ का यूज़ करके दो डॉम नोड्स कैप्चर कर लिए हैं। अभी अगर मुझे डॉम नोड गेट करनी है तो मुझे डॉट करेंट करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे समझाता हूँ, इसको मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा और n1 मैं ऐसे नहीं कर सकता num1 डॉट वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो डॉम एलिमेंट होता है वो डॉट करंट प्रॉपर्टी में होता है। हर रेफ के पास एक करंट प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर डॉम होता है। ठीक है, तो जब भी रेफ का यूज़ करो मेक श्योर कर लो कि तुम डॉट करंट का यूज़ करके डॉम को गेट करो। और मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कंसोल लॉग भी लगा देता हूँ num1 को और num1 डॉट करंट को, सो दैट तुम देख भी लो कि ये आता क्या है। और अगेन यहाँ पे n1 प्लस n2, लेट्स सी रिजल्ट तो अपडेट हो गया, बट अगेन फ्लैशिंग की प्रॉब्लम अभी भी है। क्यों? क्योंकि अभी भी रिएक्ट को नहीं पता कि मैंने कुछ अपडेट किया है। ऐड पे क्लिक किया, सी करंट प्रॉपर्टी के अंदर मेरा डॉम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, करंट प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, तो अब रिएक्ट का क्या तरीका है? तो भाई रिएक्ट के तरीके के लिए मुझे यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा। यूज स्टेट हुक का यूज करके रिएक्ट अपडेट्स को ट्रैक करता है। ठीक है, यूज स्टेट सिंपली एक हुक है, इनबिल्ट हुक रिएक्ट का,
ठीक है, जो ट्रैक करता है डेटा अपडेट्स को, ठीक है। सो अभी अगर मैं कुछ ऐसा करूं, लाइक से num1 को मैं कर दूं 0, num2 को कर दूं 0, लेट और इनको मैं हटा देता हूँ। सर यूजरएफ समझ नहीं आया सर, और यूजरएफ तो सर रिएक्ट ही है, तो फिर उसकी वजह से फिर क्यों डॉम बार बार अपडेट हो रहा है? यूज रेफ, ये लाइन पढ़ो, क्या है ये लाइन? सर रिएक्ट वे ऑफ डूइंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो तुम बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ही कर रहे हो। जब तुम यूज रेफ यूज़ करते हो डॉम को अपडेट करने के लिए, तो तुम यही कर रहे हो। रिएक्ट ने बस तुमको एक रैपर दे दिया कि तुमको ये ना यूज़ करना पड़े। लेकिन सर वो तो रिएक्ट के हुक्स ही है ना सर। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे लाइक से एप्पल का स्टिकर लगा के तुम्हें फ़ोन दे दूँ और बोलूँ ये आईफोन है, तो आईफोन बन जाएगा क्या वो? रिएक्ट ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पे यूज रेफ का स्टिकर लगा दिया है। बस ये यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इससे Yes. वो कंट्रोल नहीं कर हाँ, सकते हम yes, कंपोनेंट्स को। यस, ठीक है। और सर ये करंट एक बार सर थोड़ा इस पे फोकस एक बार और कर दें। करंट यार देखो, जब तुम रेफ अटैच करते हो ना, तो तुमको जो वैल्यू मिलती है डॉम की, वो डॉट करंट के अंदर होती है। तुम ऐसे समझ लो, जो रेफ है वो डॉक्यूमेंट हो गया और तुम्हें गेट एलिमेंट बाई आईडी की जगह डॉट करंट करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे देखो कंसोल कराया है ना, पहले मैंने रेफ की वैल्यू करंट कंसोल करवाई है। ये कंसोल लॉग नंबर एक रेफ है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है करंट, ठीक है। करंट प्रॉपर्टी के अंदर तुमको डॉम एलिमेंट मिलता है। गॉट इट सर, करंट में वैल्यू स्टोर है इसमें। हाँ, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर मैं कुछ ऐसा करूं, लाइक से लेट num इज इक्वल टू 100, लेट num2 इज इक्वल टू 200, ठीक है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 0, एंड इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँ रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और इस रिजल्ट को अब देखो, अगर मुझे अगेन जाओ JSX में वेरिएबल्स को शो करना है, तो मैं करली ब्रेस के अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे num1 भी लिख देता हूँ, num2 भी लिख देता हूँ, और देखते हैं क्या होता है। एरर आ जाती है, फंक्शन कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव स्ट्रिंग रेफ्स। गुड, इसको रिमूव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 200 है, मैं जब रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 300 होना चाहिए, बट जब मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? मैंने तो वेरिएबल को अपडेट किया है भाई। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, सी मुझे तो 300 दिख रहा है, मेरा यूआई क्यों नहीं अपडेट हुआ? तो यूआई इसलिए नहीं अपडेट हुआ क्योंकि दीज आर नॉर्मल वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के चेंज को रिएक्ट ट्रैक नहीं करता। दीज आर नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है। तो मुझे एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए जो कि जब अपडेट हो तो रिएक्ट अपडेट लाइक से यूआई अपडेट करे। यहीं पे एंट्री होती है यूज स्टेट हुक की, ठीक है। यूज स्टेट हुक अगेन सिंपली एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि अपने को दो चीजें रिटर्न करके देता है। कॉन्स्ट num1, या यहाँ पे करता हूँ मैं रिजल्ट सेट रिजल्ट इज इक्वल टू यूज, जैसा हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया था। सिंपली एक
फंक्शन है जिसमें हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, ये हमें रिटर्न में एक एरे देता है, ठीक है, एरे ऑफ लाइक से वैल्यू एंड फंक्शन, वैल्यू जो हम यूज़ कर सके, फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं वैल्यू को अपडेट करने के लिए। इसी तरीके का यूज़ करके रिएक्ट अपडेट को ट्रिगर करता है, ठीक है। अभी अगर तुमको मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड दिखाऊं, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सी, यूज स्टेट इज अ सिंपली फंक्शन दैट टेक्स अ इनिशियल वैल्यू एंड सिंपली रिटर्न्स यू इनिशियल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट दैट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू चेंज होती है रिएक्ट यूआई को अपडेट कर देता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट किया है, बट यहाँ पे रिएक्ट अपने कुछ चेक्स ऐड करता है, ठीक है। तो अगेन अब हम सिंपली चलते हैं ब्राउज़र में और इनपुट्स को अभी थोड़ी देर के लिए क्यों यूज़ ही कर लेते हैं ना। सर व्हेन यू से चेक, इसका क्या मतलब है? किस टाइप के चेक्स हो सकते हैं? लाइक से कि वैल्यू अब जो प्रीवियस वैल्यू थी और जो करंट वैल्यू है दोनों में कोई चेंजेस हैं कि नहीं, प्रीवियस और नेक्स्ट का कंपैरिजन अभी बताता हूँ। ओके या Let's attach these refs. refs अटैच हो गए। सॉरी, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर डॉट करेंट डॉट वैल्यू। मेरे ख्याल से करंट में ही आ जाता है, रेफ का वैल्यू की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा क्या? नहीं हाँ यार, अभी आपने ऑब्जेक्ट दिखाया था ना, तो उसके अंदर करंट में ही जीरो वैल्यू नहीं, वो ऐसा तो नहीं हो सकता, बट मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कंसोल कर लेते हैं। कंसोल में करंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू पड़ी हुई थी, मतलब यार ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं डॉम कैसे गेट करूँगा। देख लो, पहले रेफ की कोई वैल्यू डाल दो, हाँ। नंबर। नहीं, वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर कुछ वेरिएबल्स वैल्यू डाल रखी होगी। सेट रिजल्ट, अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इसको हम करते हैं लेट रिजल्ट, रेस कर देते हैं, सेट रिजल्ट रेस, ओके। सो फर्स्ट विल सी 12 ऐड किया, डॉम आता है ना यार, वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। वैल्यू अगर आ गई तो मैं डॉम कैसे गेट करूँगा। अब सीधा मैजिक ऑफ रिएक्ट, क्या फ्लैश हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब चले अपने No, sir, sir. की ऐप में, फ्लैश हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिएक्ट क्या कर रहा है, रिएक्ट के पास दो मैजिक वेरिएबल्स आ गए यूज स्टेट के यूज के द्वारा। जब भी तुम यूज स्टेट का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो रिएक्ट उन वेरिएबल के अपडेट्स को ट्रैक कर सकता है, उसको पता है प्रीवियस वैल्यू क्या थी, करंट वैल्यू क्या है। जब मैं करता हूँ सेट रिजल्ट रेस, तो रिएक्ट प्रीवियस वैल्यू से चेक करता है क्या प्रीवियस वैल्यू कोई दूसरी थी। अगर उसको आंसर मिलता है हाँ, तो वो कुछ नहीं करता। अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा दूँ, रीरेंडर, रिफ्रेश किया, एक दो बार आया रीरेंडर, इसको हटा देते हैं। सी, अब मेरा रेंडर हो ही नहीं रहा। या अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 12 डिलीट, आया क्योंकि पिछली स्टेट 0 थी, अभी मैंने चेंज कर दी। अभी अगर डिलीट करके अब करूँगा तो देखो
नहीं आया, डिलीट करो, नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पहले चेक करेगा क्या प्रीवियस वैल्यू डिफरेंट थी, अगर थी तो भाई ठीक है अपडेट ट्रिगर कर दो, अगर नहीं तो कुछ मत स्टेट करो। स्टेट चेंज नहीं हो रही। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिथ हम बस्ट करते हैं। क्या लाइक से क्या री रेंडर कॉल बार बार कॉल करने से कोई प्रॉब्लम आती है, या क्या हमें री रेंडर से बचना चाहिए, अगर जिन लोगों ने रिएक्ट अभी तक पढ़ी है? री रेंडर तो बार बार नहीं करना चाहिए ना, डोम क्रिएट होंगे। अगर मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं है तो? नहीं सर, मेमोरी तो लेगा ना। क्या मेमोरी? कोई मेमोरी किस चीज़ की मेमोरी लेगा? आपके रैम की सर तो यूज सर करेगा ना। जैसे सर फंक्शन अगर है उसके अंदर और फंक्शन वो बार बार कॉल होता है तो फंक्शन सबसे अपनी पहली मेमोरी चीज, में बार बार री रेंडर से तुम लोग क्या समझते हो, एक एक करके मुझे बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड री रेंडर? अपडेट हो सेम गया। रिजल्ट को अगेन एंड अगेन, सेम रिजल्ट को अगेन एंड अगेन डिस्प्ले कराना ऑन टू द स्क्रीन, ठीक दैट है, इज एक री रेंडर। आ गई। ठीक है, सेम रिजल्ट को बार बार डिस्प्ले करवाना। गुड। सेम रिजल्ट को बार बार डिस्प्ले करवाना। सर और कोई कुछ? यस सर। रिरेंडर का मतलब यही समझ में आता है कि सेम फंक्शन को बार बार कॉल करना है। आखिरकार रिरेंडर मींस होता है कि फंक्शन कॉल, मुझे लगता है। फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल बार बार करके होगा क्या? कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा एप्लीकेशन कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है तो उस समय इस रेंडर चीज को हमें कैसे करके उसको कम करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन कहीं ना कहीं स्लो नहीं है तो मुझे लगता है कि कोई खास इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस 16th लाइन इज करेक्ट। फंक्शन को बार बार कॉल करना, री रेंडर का मतलब ये कतई नहीं है कि तुम्हारा यूआई अपडेट होगा। ठीक है, हाउ? लेट्स डू अ डेमो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सेट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑन रेफरेंसेस। ठीक है, तो अगर मैं हर बार सेम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे सेट करूँ तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। क्यों? क्योंकि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है, हर बार एक नई वैल्यू आ रही है, और मैं यूआई पे डिस्प्ले करा देता हूँ रिजल्ट डॉट काउंट। लेट्स गो टू द ब्राउजर। 0 आ गया, राइट? नाउ सी द कंसोल। क्या री रेंडर हो रहा है? बताओ गाइस, क्या री रेंडर हो रहा है? यस सर। क्या यूआई अपडेट हो रहा है? नो सर। री रेंडर का मतलब ये कतई नहीं है कि यूआई अपडेट होगा। ओके, री रेंडर इज नॉट अ प्रॉब्लम। री रेंडर इज अ वे ऑफ रिएक्ट to do a refresh, just like we do in Windows, right click refresh. Re-render becomes a problem when you have lots of loops going on. For example, तुमने यहाँ पे कर रखा है const x is equal to y dot filter, और फिल्टर में 10,000 एलिमेंट्स हैं या 1,000 एलिमेंट है, 2,000 एलिमेंट्स हैं, तब बार बार री-रेंडर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर तुम्हारे कंपोनेंट में कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है तो तुम्हें री रेंडर की टेंशन भी नहीं लेनी है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि कब तुमको री रेंडर की टेंशन लेनी है, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस, री रेंडर इज नॉट अ प्रॉब्लम। री रेंडर का मतलब है फंक्शन बस दोबारा कॉल हो रहा है। ठीक है, यूआई अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स। अब मैं ऐसे कैसे मान लूँ? क्योंकि मैं अब तुमको एक्सप्लेन करूँगा व्हेन यू डू अ स्टेट अपडेट व्हाट हैपन्स बिहाइंड द सीन। ठीक है, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वाई री रेंडर डजंट मीन अ यूआई अपडेट। यू डिड अ स्टेट
update. What will React do? Compare the new value with the old value. Okay. Is value changed? What answer you will get? Suppose yes. ठीक है, अगर yes मिलता है तो what React will do? स्टेट को अपडेट कर देंगे। नो हाँ मतलब यस स्टेट ऑब्वियस सी बात है, नो स्टेट को अपडेट नहीं करेगा, दैट्स अ रॉन्ग मेंटल मॉडल। स्टेट को अपडेट नहीं करेगा, कॉल दी फंक्शन कंपोनेंट विथ अपडेटेड वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कॉल द फंक्शन विथ अपडेटेड वैल्यू, वो क्या देखो, सी behind the scene what this sum is, this is a function call। मैंने डे 2 या डे 3 में बताया था तुम लोगों को कि behind the scene this is just a function call that React does। तो जैसे ही React को लगेगा कि भाई कुछ अपडेट हुआ है तो React सिंपली क्या करेगा, ये वाली जो स्टेट है तुम्हारी इसको नहीं अपडेट करेगा, वो सम फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा विथ अपडेटेड वैल्यू। नाउ जब सम फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और फिर अगेन अपडेटेड वैल्यू मिलेगी और फिर अगेन सारी चीज़ें दोबारा से होंगी, वीडॉम वगैरह क्रिएट होगा, यहाँ पे सारी नई नई वैल्यूज़ लगेंगी और फिर क्या होगा, JSX कन्वर्ट होगा वर्चुअल डॉम में और वो कंपेयर होगा, कंपेयर करेगा। हाँ, क्या अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए री रेंडर कॉम्पोनेंट हो रहा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें बस आवाज नहीं सर आपकी। हेलो हेलो सर आ रही है। तो रिएक्ट जब भी री रेंडर हो सिंपली चेक करो कंपोनेंट के अंदर क्या कोई हैवी कैलकुलेशन है, अगर है तो उस हैवी कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करो, अगेन जो भी हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है। तो री रेंडर का मतलब होता है कॉल दी फंक्शन विथ अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। रिएक्ट यूआई को 2 फेजेस में अपडेट करता है, ये बस इतना भी जान लो, ठीक है, कि रिएक्ट यूआई जब स्टेट अपडेट होती है तो दो फेज तुम्हारे चलते हैं। फर्स्ट फेज इज रेंडर, सेकेंड फेज इज कमिट, ठीक है। जब तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर होता है दैट मीन्स यू सिंपली कॉल योर फंक्शन। इन रिएक्ट रेंडर मीन्स कॉलिंग योर यहाँ पे कंपोनेंट लिख रहा हूँ, कंपोनेंट विथ लाइक से अपडेटेड वैल्यू, दैट्स इट। This is render. What does render do? It returns a VDOM, like say, या it returns a, हाँ VDOM ही बोल देते हैं, VDOM, और वो VDOM कंपेयर होता है ओरिजिनल VDOM से, अगर कोई चेंज आते हैं तो स्टार्ट द कमिट फेज, अदरवाइज डोंट डू नथिंग, मतलब डू नथिंग। दिस इज द फ्लो, ठीक है। तो और इसीलिए हम यूज स्टेट यूज करते हैं, इट सिंपली गिव्स अस मैजिकल वेरिएबल्स, वन वेरिएबल टू यूज टू शो इन यूआई, अनदर वेरिएबल टू अपडेट इट। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चंस तुमसे पूछा जाता है कि भाई ये यूज स्टेट एरे ही क्यों रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रिटर्न करता। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता तो ये जो नेमिंग है ये फिक्स हो जाती। अभी अगर मैं कितनी बार भी यूज स्टेट को कॉल करूं तो मैं अपने कस्टमाइज्ड नाम दे सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं रिजल्ट टू कुछ भी नाम दे सकता हूं, क्योंकि एरे रिटर्न हो रहा है, एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। दिस जो ये सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है दिस इज सेम। अगर मैं लाइक से तुमको किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये यूज स्टेट क्या कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, तो कोई यहाँ पे मैजिकल सा कुछ नहीं हो रहा। यूज स्टेट
is simply a function that returns an array of two elements. One is a value, second one is a function. ठीक है, अब एरे रिटर्न करने का यही फायदा है, ना तो मुझे रिटर्न करते टाइम वेरिएबल नेम की चिंता करनी है, और ना तो ARR इज इक्वल टू सी दिस इज एरे जिसमें दो वैल्यूज हैं. अब यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग मैं यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल बना सकता हूँ ना भाई, और ARR में से वैल्यूज निकाल सकता हूँ जो जीरो में लाइक से इस तरह से. आइडेंटिफायर अच्छा पहले बन चुका है क्या? सर इक्वल साइन नहीं है, इक्वल साइन. अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यार. नो सर, ARR के पहले इक्वल साइन नहीं. दिख गया माइक इज ऑब्स्ट्रक्टिंग यार. ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे फंक्शन आ गया. तो सिंपली एरे इस वजह से रिटर्न होता है कि मैं कुछ भी नाम रख लूँ. अदरवाइज अगर मैं वो रिटर्न करता ऑब्जेक्ट, तो जैसा मैंने जावास्क्रिप्ट में किया था, देखो सी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, राइट, वैल्यू सेट वैल्यू. तो अब मैं बाउंड हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू और सेट वैल्यू ही यूज़ करूँ. मैं यहाँ पे कुछ और नहीं यूज़ कर सकता. अगर करना चाहूँ तो मुझे अगेन डीस्ट्रक्चरिंग या यहाँ पे वेरिएबल नेम दूसरा देना पड़ेगा. तो दिस इज़ वन थिंग जिसकी वजह से मुझे एरे रिटर्न करके देता है. ठीक है, अब इस यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके मैं सिंपली लाइक से हम वो वेरिएबल्स बनाते हैं जब वो चेंज हो तो UI अपडेट हो. ठीक है, और छोटे मोटे एग्जांपल बना लेते हैं. बताओ क्या बनाया जाए. ये इनपुट बाइंड कर देते हैं. ठीक है, लाइक से कि यूज़र कुछ भी एंटर करे. अभी तक हम रेफ से कर रहे थे, अब देखते हैं कैसे मैं इस इनपुट को स्टेट वेरिएबल से बाइंड कर सकता हूँ. तो बहुत ही आसान है. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 स्टेट चाहिए. ठीक है, N1 सेट. अब देखो नेमिंग कन्वेंशन तुम हमेशा ऐसे ही रखना. ठीक है, दिस इज द प्रिफर्ड वे कि जो वैल्यू होगी उसका जो भी नाम होगा उसकी आगे तुम्हें सेट अपेंड कर देना है. सेट और फिर फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर देना, उसके बाद जो भी चीज़ है. ठीक है, ये इससे तुम्हें हमेशा इजी रहेगा. 0 कर देते हैं इनिशियल वैल्यू. कॉन्स्ट N2 सेट N2. सेट N2 इज अ फंक्शन. ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करके 2 मैजिकल वेरिएबल्स बना लिए हैं. अब मुझे रिजल्ट के लिए भी चाहिए रिजल्ट. सेट रिजल्ट यूज स्टेट 0. ठीक है, अब ठीक है, मुझे इसको बाइंड कैसे करना है. हर इनपुट के पास एक वैल्यू प्रॉप होता है जिसमें मैं सिंपली N1 को डाल दूंगा. ठीक है, अभी इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में चल के देखते हैं क्या बिहेवियर है. सेट ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ. कोई बता सकता है मैं क्यों टाइप नहीं कर पा रहा हूँ. मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आवाज़ आ रही होगी तुमको, बट टाइप नहीं हो रहा. क्यों? Yeah, because you have set the value हर and you बार are वो not changing it. 0 सेट हो रहा. कोई और बताएगा जो रिएक्ट ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसे समझ में आ रहा है कि क्यों अपडेट नहीं हो रहा. उस पे मेथड हमें कि ऑन चेंज या फिर ऑन कुछ भी. बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को बाइंड कर दिया है N1 से. N1 क्या है, 0. अब मैं जितनी बार भी टाइप कर रहा हूँ ब्राउज़र इस N1 से पूछ रहा है तेरी क्या वैल्यू है. हर बार उसे 0 आंसर मिल रहा है, तो इस वजह से 0 है. अब मुझे ऑन चेंज या मतलब चेंज पे जब भी यूज़र को चेंज करे मुझे इस N1 को भी अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, वो कैसे होगा, सिंपली ऑन चेंज या फिर ऑन इनपुट
फंक्शन का यूज़ करके हैंडल n1 चेंज, मैं n2 कर देता हूँ। और जब ये फंक्शन कॉल होगा मुझे यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर अगेन वैल्यू होगी, तो मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा सेट n1 e डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये तरीका होता है एक इवेंट ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट करने का, ठीक है, वाया दिस फंक्शन कॉल। जितना जितना तुम एक्सपेरिमेंट करोगे या टाइम स्पेंड करोगे तुम्हें पता चलता जाएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी फॉर्म कंट्रोल से वैल्यू गेट करनी है तो जनरली हम यही करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। टारगेट है तुम्हारा अगेन इनपुट कंट्रोल, उसके अंदर जो भी वैल्यू है मुझे निकाल के दे दो और उसको भाई नंबर में कन्वर्ट कर दो। और सिमिलरली n2 एंड सेट n2, ठीक है। n1 n2 हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। सी अब मैं टाइप कर पा रहा हूँ, बट मैं एक में टाइप कर रहा हूँ दूसरा भी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे n1 यूज़ कर रखा है। तो यहाँ चलते हैं, सी अब सही चल रहा है। और यार ये मैं फ्लैशिंग अब बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड पे मुझे रिज़ल्ट अपडेट करना है, तो सेट रिज़ल्ट मैंने काउंट 0 कर रखा है, मैं काउंट को ही अपडेट कर देता हूँ, लाइक से n1 प्लस n2। ठीक है। अगेन अभी अगर फ्लैशिंग ऑन करूँगा तो ये एक ही बार अपडेट होगा। तो दिस इज़ हाउ यूज स्टेट वर्क्स। व्हाट इज़ यूज स्टेट? यूज स्टेट इज़ अ हुक प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट। और ये करता क्या है, ये सिंपली हमको दो वैल्यूज़ देता है, एक वैल्यू और एक फंक्शन। वैल्यू को हम यूज़ करते हैं यूआई पे डिस्प्ले करने के लिए या कोई कैलकुलेशन करने के लिए, और फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यू को अपडेट करते हैं। जब हम वैल्यू को अपडेट करते हैं तो रिएक्ट हमारे कंपोनेंट को दोबारा से ट्रिगर करता है, दोबारा से कॉल करता है विथ अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। इसमें बताओ यूज स्टेट में कोई अगर ये आपने जैसे कि हमने स्टेट चेंज कर दिया सर, तो सर री रेंडर होगा ना, वो बोलना सही होगा ना? अगर यस, हर स्टेट चेंज पे तुम्हारा री रेंडर होगा, हर स्टेट चेंज पे। स्टेट या प्रॉप्स जो भी कंट्रोल कंपोनेंट्स नहीं, जो भी प्रॉप्स चेंज पे, यस, हर प्रॉप चेंज पे री रेंडर होगा और हर स्टेट चेंज में री रेंडर होगा। अगर स्टेट चेंज नहीं होगी तो री रेंडर नहीं होगा। सर तो ये सर मुझे समझ आ गया। मुझे सर वो वाला कंफ्यूजन हो गया कि लाइक फंक्शन कॉल जो आपने बताया था कि रीरेंडरिंग फंक्शन कॉल से रिलेटेड है, तो लाइक सर अगर फंक्शन कॉल रिएक्ट मतलब अगर फंक्शन सेम है, लाइक स्टेट में नहीं भी कुछ चेंज हुआ है, तो फिर भी वो रिएक्ट मार देगा फंक्शन कॉल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि डिफरेंट है। नहीं मारेगा। अगर मैंने क्या बोला, स्टेट चेंज होगी तभी फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तुम स्टेट चेंज करोगे तभी फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। yes. मुझे एक वो चीज बताना जो आपने बाइंड किया हुआ था पहले नंबर, उसमें मतलब जो पहला एग्जांपल दिया इसमें आपने बाइंड कर दी थी वैल्यू नम की 1 से ही, तो उसमें आपने कहा कि मतलब जब हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं यूआई में डिस्प्ले नहीं हो रहा चेंज, राइट, बट वो फायर हो रहा है ना। अगर मैं 5-6 डाल रहा हूँ वो इवेंट फायर हो रहा है, बट जब री रेंडर हो रहा है डॉम सम कंपोनेंट द्वारा से चल रहा है तो यूज स्टेट उसको द्वारा से 0 से अपडेट कर दे रहा है, इसलिए यूआई में 0-0 दिख रहा था। नहीं, यूआई कॉल ही नहीं हो रहा था। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी आते हैं उस पर। कोई और कुछ पूछ रहा था। आप थोड़ा स्क्रॉल करके नंबर 20 बाइंड कर रहे हैं बिल्ड डाउन। ओके, एट आपने जो ऑन इनपुट इवेंट लिखा है ना, हैंडल n1 चेंज, हैंडल n2 चेंज, फॉर एग्जांपल मैं वहां पे
ब्रैकेट रखूं तो चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है हैंडल नहीं, चेंज के बाद? हैंडल चेंज के बाद ये ये एट द एंड, ब्रैकेट, हाँ हाँ दिस इज मैंडेटरी, दिस इज रूल ऑफ JSX। अगर तुम कोई जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पास करना चाहते हो, जैसे कि मैं इन दो केसेस में पास कर रहा हूँ, तो तुमको करली ब्रेस यूज करने पड़ेंगे। अगर नहीं मैं तुमको कर हाँ हाँ बताओ। एज ए फंक्शन कॉल कर सकता हूँ क्या? इज देयर एनी नहीं स्टैंडर्डाइजेशन? नो, यहाँ पे तुम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें फंक्शन पास करना होता है। अगर तुम यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे तो बार बार फंक्शन कॉल होता रहेगा। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो। ओके, मीन टू से दैट it will be a new function creation every time. नो नो, नॉट तो फंक्शन क्रिएशन भाई। अगर मैं ये कॉल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इनपुट तुमसे क्या मांगता है, बताओ। ऑन इनपुट क्या मांगता है? ऑन इनपुट में क्या वैल्यू मुझे भेजनी है? जो हमने जो फंक्शन नहीं, ऑन इनपुट में मुझे फंक्शन भेजना है, राइट? यस, ये एग्री कर रहे हो कि ऑन इनपुट में मुझे फंक्शन भेजना है? हाँ हिट, उसको हिट मारना है। हाँ नहीं, हिट मारना नहीं है भाई, हिट तुम नहीं मारोगे, हिट ब्राउजर हिट मारेगा, इसको तुम नहीं कॉल करोगे। बी क्लियर, ठीक है? इसको तुम नहीं कॉल करोगे, इसको ब्राउजर कॉल करेगा। ओके ओके, ऑन इनपुट में तुम फंक्शन पास करते हो, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। अभी अगर मैं यहाँ पे ये मून ब्रैकेट्स लगा दूं तो इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट में अगर मैं किसी फंक्शन के आगे मून ब्रैकेट लगाता हूँ तो उसका क्या मतलब है? दैट इज अ फंक्शन कॉल। क्या मैं यहाँ पे फंक्शन भेज रहा हूँ? नो। अब नो, तो यू गॉट योर आंसर। ओके ठीक है, तो अब अगेन जो तुम माइट भी पूछना चाह रहे हो, कहीं कहीं पे तुम्हें दिखता होगा ऐसा, ठीक है? तभी तुमने पूछा। सो अगेन, तो आधी अधूरी चीजें पूछोगे तो तुम्हें आधा अधूरा आंसर मिलेगा, ठीक है? दिस अगर जहां पे तुम्हें ये दिखता है वहां पे वो लोग करिंग करते हैं। अब करिंग इज नॉट टॉपिक फॉर टुडे, ओके ओके ओके। तो अभी देखा है अभी सबके लिए यू कैन नॉट कॉल फंक्शन लाइक दिस, ठीक है? दिस इज बिग नो, नेवर डू दिस अनटिल एंड अनलेस यू नो करिंग। अगर करिंग आती है कर लो, क्योंकि तब तुम्हें क्वेश्चन पूछना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है। बट अगर तुम्हें करिंग नहीं पता तो कभी मत कॉल करो ऐसे। सर अक्सर लोग एरो फंक्शन बना के कॉल कर लेते हैं। दैट इज अ completely discouraged way. Never write a arrow function in your JSX, never, ठीक है? never मतलब प्रॉप कैसे सेंड करते हैं? हाँ तो वो बताऊंगा ना भाई, हम सॉल्यूशन खोजेंगे, हम ढूंढेंगे, तुम लोग ढूंढ के लाओ, बताओ मुझे कैसे करेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू। सर एनोनिमस फंक्शन, हाँ एनोनिमस फंक्शन जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, ठीक है? लोग कूल दिखने के लिए एरो फंक्शन यूज कर लेते हैं। तुम्हें एरो फंक्शन का पर्पस पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है, मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है? एरो फंक्शन के कई डिसएडवांटेज होते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दूँ, ठीक है? मैं लिख सकता था, राइट? यहाँ पे एरो फंक्शन बना सकता था, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं कभी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारी एप्लीकेशन अगर क्रैश होगी, ठीक है, तो तुम्हें कंसोल में मैसेज दिखेगा स्टैक ट्रेस में एनोनिमस, अब ढूंढते रहो एनोनिमस कहाँ है। बट अगर तुमने एक नेम्ड फंक्शन लिखा है तो कंसोल में सीधे एरर दिख जाएगी एट हैंडल n1 चेंज, तुम सीधे जाके ढूंढ सकते हो। सो जितना अवॉइड कर सकते हो करो। एरो फंक्शंस आर मेंट टू बी यूज्ड विथ क्लासेस। अगर तुम क्लासेस में काम करते हो तब तुम यूज करो, बट आउटसाइड क्लासेस अगर तुम्हें पता है यहाँ एरो फंक्शन का बेनिफिट है तभी यूज करो, अदरवाइज यूज नॉर्मल फंक्शन, ठीक है? और JSX में तो स्ट्रिक्टली नो है, स्ट्रिक्टली नो, कभी एरो फंक्शन नहीं लिखना, उसको तुम मेमोराइज नहीं कर सकते हो, और अगेन स्टैक ट्रेस में तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ठीक है,
सर रीरेंडरिंग के लिए आपने यही बताया कि जब तक वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हमारे कंपोनेंट में कोई हैवी कैलकुलेशन ना हो। यस यस, ठीक है। और ये चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दीज आर रिटन इन रिएक्ट ऑफिशियल डॉक, मैं कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करेंगे वैसे वैसे आई विल शो यू कि देखो यहाँ पे लिखा है। तो ठीक है करण, तुम ही पूछ रहे थे ना यार कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट किया था तो बार बार कॉल हो रहा होगा, और ज़ीरो है तो तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा है ना, नहीं यही मतलब बोल रहे थे ना। मतलब अगर हाँ आपने यूज स्टेट जीरो भी लिखा हुआ है, यूज स्टेट जीरो भी लिखा हुआ है और वहाँ पे बाइंडिंग कर दी है इनपुट पे, तो सॉरी सॉरी, ये कुछ अलग बता रहे हो शायद तुम, मैंने लगा दिया, अब क्या करूँ बताओ। मतलब समझ लो आपने अभी N2 में यूज स्टेट जीरो लिखा हुआ है ना N2 वाले में, और इसका यहाँ पे इनपुट मैंने, यहाँ पे भी मैं ज़ीरो कर दूँ? हाँ जीरो ही कर दो नॉर्मल, ठीक है, एक अब क्या नंबर करूँ? दे दो एक को, और जो इसका इनपुट बना रखा है आपने उसको बाइंड कर हाँ दो N1 से ही, ऑन चेंज को ऑन इनपुट को रहने दो, मतलब ठीक है, ऑन तो इनपुट अभी ऐसा दिख रहा है। ऑन इनपुट को हटा दो, मतलब वो तो चेंज कर देगा ना वहाँ से, अच्छा इसको मैं हटा दूँ, ऐसा बोल रहे हो? तो आपने हार्डली बाइंड ही कर दिया उसे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब आप अभी टाइप कर रहे हो, हाँ हाँ इवन दो हमारे पास आंसर हमेशा वन ही आ रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स वो इवेंट ट्रिगर हो रहा है, जो भी आप अभी कीबोर्ड में टाइप कर रहे होंगे, और रिएक्ट हाँ जब हाँ हाँ जब React जब री रेंडर कर रहा है और जब इस सम फंक्शन पे आ रहा है, जो टॉप वाले फंक्शन पे, वो पहली लाइन पढ़ रहा है यूज स्टेट, वो दोबारा से उसको जीरो से सेट कर दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कॉल ही नहीं होगा तुम्हारा, ये ऊपर वाला जिस सॉरी ऊपर ये हाँ ये यूज कॉल ही नहीं होगा ना, ये कॉल ही नहीं होगा, कैसे कॉल होगा ये? अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिखूंगा तो ये कैसे कॉल होगा? मतलब ऑन चेंज तो ट्रिगर हो ही रहा है इवेंट, नहीं राइट? नहीं नहीं, ट्रिगर अगर ट्रिगर हो, एक बात बताओ, मेरे पास ट्रेन की टिकट है, ठीक है, मैं स्टेशन में खड़ा हूँ, ट्रेन मेरे सामने से चली गई, क्या मुझे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं तो बस देख रहा हूँ बाहर से। तुम सेम यहाँ पे यही हो रहा है, रिएक्ट का कंपोनेंट प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके ऑन इनपुट चेंज को फायर होता हुआ देख रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे, मैंने कोई बाइंड नहीं किया है, तुम्हें बस सबको बस एक चीज़ याद रखनी है, री रेंडर इज इक्वल टू फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कब होगी? जब स्टेट चेंज होगा। स्टेट कब चेंज होगा? जब मैं यूज स्टेट से रिटर्न किया हुआ फंक्शन कॉल करूँगा विथ अपडेटेड वैल्यू। क्या यहाँ कहीं पे मैं यूज स्टेट कॉल कर रहा हूँ इस मोमेंट पे? नहीं, मैं कहीं पर भी यूज स्टेट कॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे console.log लगाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, सी कुछ कॉल नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर भी सेट स्टेट नहीं कॉल किया है। अब अगर मैं यहाँ पे बाइंड कर दूँ ऑन इनपुट और हैंडल N1 चेंज, अब मैं स्टेट अपडेट करूँगा और अब मेरा री रेंडर होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, हर बार नए की जगह बस एक ही वैल्यू सेट करूँ, तो क्या हो रहा है? लेट्स से मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये वैल्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। सी अभी तो मैं हर बार सेट N1 कॉल कर रहा हूँ, बट फिर मेरा कंपोनेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी मैंने कहा हर जब भी मैं फंक्शन कॉल करके स्टेट अपडेट करता हूँ, तो उसके बाद मैंने भी एक चीज़ बोली थी कि जब वैल्यू अपडेट हो, यहाँ पे क्या वैल्यू अपडेट हो रही है? हर बार नहीं, हर बार मैं 1 सेट कर रहा हूँ तो कंपोनेंट नहीं कॉल होगा, ठीक है। अगर हर बार नई वैल्यू सेट होगी तभी चलेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे अब करूँ तो देखो हर बार कंपोनेंट कॉल होगा ये, ठीक है। तो तुम्हें बस एक ही बात अपने दिमाग में रखनी है, कंपोनेंट तभी दोबारा कॉल होगा जब स्टेट अपडेट होगी विथ सम न्यू वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। सर वहाँ पे आप तो 1 अगेन एंड अगेन सेम वैल्यू में प्रेस कर रहे हो ना? अरे तो बढ़ता जा रहा है ना भाई नंबर, ये अच्छा हाँ सर, ये 1 है, ये 11, 111, समझ गया। क्या भाई ऐसे मत करो। तो अब देखो, अब तुम कैसे यूज स्टेट को
अच्छे से समझ सकते हो। छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाओ। कैसी एप्लीकेशन? एक कैलकुलेटर बनाओ खुद से, ठीक है। अगर लूप वगैरह नहीं चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बटन तो बना पा रहे हो ना। अभी देखो, मान लेता हूँ मुझे कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग में, मुझे लूप कुछ नहीं आता, मुझको एक कैलकुलेटर बनाना है। मैं कैसे कैलकुलेटर बना सकता हूँ? मुझे पता है यार, कैलकुलेटर में एक टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड होती है और उसमें कुछ 9 बटन होती हैं। इस तरह से खुद से ही बटन बना लो, सारी नहीं बना रहा मैं। ठीक है, सी 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, बटन्स बन गई। अब इनके क्लिक पे वैल्यू लो, गेट करो, बनाओ खुद का कैलकुलेटर एक। देखो कितने चैलेंजेस आते हैं। सबसे छोटा ये एप्लीकेशन है। मैं इंकरेज करूँगा कि जिसको रिएक्ट जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है, कैलकुलेटर बनाओ। देखो कितने चैलेंजेस आएंगे। इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, कि तुम कैलकुलेटर बना लो, माइट भी 2-3 दिन लग जाएं। तो ये बना के तुम स्टेट सीख सकते हो। यूज स्टेट में कोई डाउट कुछ भी, लाइक से हम क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं, लाइक से। सर एक बार इसका फ्लो बता दीजिए, मतलब कि। हाँ चलो, एक और छोटी सी एप्लीकेशन बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा हटा देता हूँ। बताओ क्या बनाया जाए। एक छोटी सी एप्लीकेशन बना। क्या जैसे कोई इनपुट फील्ड पे वैल्यू चेंज करे तो टिक टैक टो में आधा घंटा चाहिए भाई, आधे घंटे से 45 मिनट। सर फ्लो बता दीजिए। खुद इनपुट में कोई वैल्यू चेंज करे तो डिप में वैल्यू चेंज हो जाए। टिक टैक टो मैंने इनफाइनाइट स्क्रॉल। वाह फाइनाइट स्क्रॉल। वाह। अब छोटी छोटी चीजें बताओ यार। इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाने में कहाँ स्टेट का काम है, बताओ। इनफाइनाइट स्क्रॉल में हाँ ये बना सकते हैं। गुड, सॉरी सर आपके लिए बहुत छोटी है टिक टैक। अरे यार नहीं, देखो कभी मेरे लिए भी बहुत बड़ी थी। मेरा मीशो में रिजेक्शन हुआ था टिक टैक टो की वजह से, मैं बना नहीं पाया था। कैराउजल बना सकते हैं क्या? यार देखो, कैराउजल लेवल 2 है, ठीक है। अभी जो लोग रिएक्ट सीख रहे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें बनानी है। तुम लोग बड़ी चीज़ बना के ज़्यादा नहीं सीखोगे, छोटी छोटी चीज़ें बना के सीखोगे, ठीक है। जैसे किसी ने भी बोला वो प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, एक रीज़न है कि पहले हम छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाते हैं। मैंने कैलकुलेटर बोला बनाने को, मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बोला बनाने को, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें बनाओ। इनफाइनाइट स्क्रॉलर भी बता दूंगा। टिक टैक टो मैंने ऑलरेडी बना के वीडियो डाल रखा है। कुछ भी नहीं है टिक टैक टो में। एटलीस्ट तुम यूआई वगैरह, प्लेयर वगैरह खुद से बना सकते हो, खुद से बनाओ। अब सारी चीज़ तुमको आती है भाई। अब तक हमने इतना पढ़ लिया है कि तुम टिक टैक टो बना सकते हो। एटलीस्ट पूरा एंड टू एंड नहीं, बट एटलीस्ट यूआई और क्लिक विक एक्शन अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं वो बना के दिखा देता हूँ। इंक्रीमेंट क्या एक लास्ट चीज़ बता दो। जब हम यूज स्टेट को अपडेट करते हैं उसके फंक्शन से जो हमने डिस्ट्रक्चर किया होता है, राइट, जब अपने सेट नम से न्यू वैल्यू से कॉल किया तो फंक्शन ऑब्वियसली कॉल हो रहा है वो वाला, तो यूज स्टेट भी कॉल हो रहा होगा विद न्यू वैल्यू अपडेशन से, राइट। मतलब यूज स्टेट भी वापस कॉल हो रहा है ना उस नए नंबर से, फिर वो उसका यूज स्टेट का अपना फंक्शन चल रहा होगा और वहां से वो यूज स्टेट अपना, यस यूज स्टेट हमेशा चल ही रहा है बार बार। हाँ, नई वैल्यू जब भी डाल रहे हैं उस पे यूज स्टेट नहीं, वो सेटर फंक्शन, ठीक है। हाँ, सेटर फंक्शन जो रिटर्न करके दे रहा है। अरे ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे गाइस व्हाट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। और भाई कैलकुलेटर सबको बनाना है, ठीक है। 2 दिन है, आज कल परसों 3 दिन हो गए। कैलकुलेटर बना लो। बोल दो भाई क्या लिखा है, मैं चैट नहीं खोल रहा हूँ। Yeah, I have a question on this on input. You said we should never use an pass an arrow function, right? Yes. But like I remember like internally React does the same thing. It's just a shorthand. I remember like, for example, I sent you in the chat. Like the second statement is a shorthand of first statement, isn't it? Like handle change
how is it getting an event as a parent? The on input has an हाँ, event. तो यही मैंने बोला ना कि तुमको ये अवॉइड करना है। ये कैसे अवॉइड कर सकते हो? वाया करींग, ठीक है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सुपर फास्ट हैं, वो लोग करींग खुद से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को हेल्प चाहिए, आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि करींग पढ़ने का टाइम अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी तुम लोग जैसे इसने ऑप्शन दिया है यू कैन पास, ठीक है, अभी के लिए यू कैन पास until and unless you figure it out why we should not pass, या what is the alternate way, ठीक है। No, आज my question was like how this handle change is getting the event. Like we are not passing any param, right? So I remember like this is the way like internally happens. क्या बोल रहे हो यहाँ पे तुम? अब समझाओ मुझे। मतलब this handle change function, we are having an event as a param. Okay, so If you we are are not saying that, passing, yes, yeah. good question. I remember Let's, like the हाँ, second मैं समझ is गया। and yeah. Okay, let me create this for you. Okay, this is just an example of callbacks. Okay, this is callback. You are fast। देखो, जब भी तुम, मैंने यहाँ पे जैसे ये किया है ना, ऑन इनपुट इज इक्वल टू हैंडल चेंज, तो मैंने हैंडल चेंज को एज अ कॉलबैक फंक्शन पास किया है, ठीक है, एज अ कॉलबैक फंक्शन पास किया है, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ एग्जांपल फॉर यू। फॉर एग्जांपल आई हैव अ फंक्शन। Okay, I understand what are you trying to say. Got it now. ठीक है, हैंडल इनपुट चेंज। ओके, नाउ दिस इज अ फंक्शन, ओके, एंड आई हैव असाइंड इट टू const input is equal to handle input change, ठीक है। Now later in my program some Yeah, you are saying the function might call this function and where it Yes. passes the event. ठीक है, now something happens and this something function calls the input and pass the event object. This is how you get event object here. When I call this handle input change, this is my responsibility to pass event object. This is React responsibility to pass event object whenever React calls your callback function, ठीक है। Yeah. Okay, so now let's first create increment decrement counter and उसके बाद देखते हैं कि और क्या create कर सकते हैं। तो again I will think in component। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है? एक माइनस बटन होती है, प्लस बटन होती है और बीच में रिजल्ट होता है। तो मैं दो अलग अलग बटन नहीं बनाऊंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन लाइक से एक्शन बटन नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक्शन बटन का क्या काम होगा? इसमें मैं लेबल पास करूँगा क्या दिखाना है, और ऑन क्लिक, दो चीज़ें मुझे चाहिए। मैं सिंपली यहाँ से पास कर दूँ, रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न बटन ऑन क्लिक एंड लेबल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? मिसिंग ये है कि भाई मैंने एरर केस नहीं हैंडल किया है। क्या पता यूज़र लेबल पास ही ना करे, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दूंगा। ऑन क्लिक में एक बाय डिफ़ॉल्ट एरो फंक्शन असाइन कर दूंगा। इन केस यूज़र कुछ पास ना करे, क्या पता उसने ये ऑब्जेक्ट प्रॉप्स ही नहीं पास किए, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स यूज दिस एक्शन बटन, लेबल प्लस लेबल माइनस सी प्लस माइनस, ठीक है। मेरी प्लस माइनस बटन बन गई। दिस इज हाउ वी थिंक इन रिएक्ट इन कंपोनेंट्स। मैं चाहता तो मैं 2 बार बटन बना लेता, बट नहीं बनाई। अभी इससे कई फ़ायदे हैं। मैं इस कंपोनेंट को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। अगर बटन को कुछ और चेंज करना हो तो एक ही जगह चेंज करना है। तो तुम्हें इस तरह से सोचना है, ठीक है। एक छोटी चीज़ बनाओ
अच्छे से सोच के बनाओ। अब मुझे यहाँ पे एक अगेन स्पैन चाहिए जिसमें मैं रिजल्ट को शो करूँगा, ठीक है। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए, काउंट्स, एक स्टेट वेरिएबल चाहिए सो दैट जब मैं उसको अपडेट करूँ तो UI भी मेरा अपडेट हो और यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू 0 और स्पैन में मैं शो कर दूंगा काउंट, ठीक है। सी यहाँ 0 आ गया और अब यहाँ पे मैं ऑन क्लिक में पास कर दूंगा हैंडल इंक्रीमेंट और यहाँ पे हैंडल डिक्रीमेंट, ठीक है। और सेट काउंट +1, इसको रिनेम कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार मैं। मेरा काउंटर रेडी है। ठीक है, और बताओ और क्या छोटी सी एप्लीकेशन बनाई जाए। सर एक्शन बटन एक और बता दीजिए सर, समझ नहीं आया मुझे सर कैसे बनाया वो। इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये जो प्रॉप्स में जो आपने पास किया, जो रिसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में जो लेवल और ऑन क्लिक है, ये दिस इज जस्ट दिस। I'm just doing this, okay। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज शॉर्ट ऑफ। हाँ सर वो मुझे पता है सर, हमने वहीं पे कर लिया। मैं बोल रहा हूँ सर वो लेवर और ऑन क्लिक आपने रिपीट नहीं हो इसलिए आपने वहीं पे उसका यूज किया। मुझे ये 2 बार ना लिखना पड़े, 2 बार में मुझे बटन ना बनानी पड़े, ये सेम चीज़ है राइट, सेम चीज़ है। मैं 2 बार क्यों बनाऊँ? मैं एक कंपोनेंट ही क्यों ना बना लूँ? Sir, just one doubt. So you said ये use state में अगर मतलब every time if we update the state, the component will re-render, right? Yes. So so the thing is, sir, suppose if I want to update 2 states in the single handle click, then so will there be a race condition or? Good question. So suppose there is a 2 states. Flag, set flag, okay. Now I do something like this. ये बहुत ही तुमने अच्छा कॉन्सेप्ट टच किया है, ठीक है। एंड flag this one, ठीक है। Now and let's add a console statement. Render and हाँ, डिक्रीमेंट में 1 ही है, इंक्रीमेंट में 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स प्रेस डिक्रीमेंट। कितनी बार आया? 1 ही बार आया। जो फेडेड है उसको अभी अवॉइड कर दो, 1 ही बार आया, ठीक है। अभी मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, अभी भी 1 बार आया। तो रिएक्ट क्या करता है? अपडेट्स को बैच कर देता है। अगर तुम एक फंक्शन में मल्टीपल स्टेट कॉल्स हैं तो रिएक्ट उनको बैच कर देता है, ठीक है। सिर्फ 1 ही बार UI अपडेट करता है, ओके। बट yes sir, continue, I will ask in the last। हाँ, बट क्या ये पहले से था? पहले से ऐसा नहीं था। रिएक्ट 17 में बैच अपडेट लाइक से इजीली अवेलेबल नहीं था, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं था। नॉर्मल केस में बैच अपडेट होते हैं, बट अगर तुम इस अपडेट को रैप कर देते हो एसिंक फंक्शन में, जैसे कि सेट टाइम आउट, प्रोमिसेस, तब रिएक्ट बैच नहीं करता। तब रिएक्ट अगर 2 स्टेट कॉल्स हैं तो 2 बार UI रेंडर होगा। बट दिस इज रिएक्ट 18, ठीक है। तो रिएक्ट 18 में बैच होता है। लेट्स सी यहाँ पे होता है कि नहीं हो रहा है। अभी अगर तुम यही कोड को रिएक्ट 17 में चलाओगे तो तुमको 2 बार UI अपडेट दिखेगा। जब तुम मल्टीपल टाइम्स सेट स्टेट लिखते हो तो रिएक्ट
बार बार यूआई को अपडेट नहीं करता, ठीक है। पुरानी चीज़ें मत देखो, अभी वो सब ख़त्म हो गया है, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले से काम करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो इस चीज़ को मत सोचो, मत देखो, ठीक है। तुम बस इतना देख लो कि अगर तुम एक बार में 1000 चाहे 5000 सेट स्टेट कॉल लिख दो, यूआई बस एक ही बार अपडेट होगा। ओके सर मैंने ये नोट किया था कि सेट स्टेट जो है वो काफी लेट जाके स्टेट अपडेट करता था, तो उसका एक सोल्यूशन था कि हाँ वो अंदर ही कॉल बैक यूज कर रहे थे, तो ऐसा सर क्यों है? हाँ, देखो रिएक्ट इमीडिएटली तुम्हारे इस काउंट को, अगर तुम इसको वापस सेंड करता हूँ, ठीक है। रिएक्ट इमीडिएटली तुम्हारा स्टेट अपडेट नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log काउंट, तो आइडियली तो मुझे यहाँ काउंट क्या मिलना चाहिए, 2 है ना, या 1, बट नहीं मिल रहा, राइट। अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे 3 मिलना चाहिए, बट मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करता है, जब भी तुम फंक्शन कॉल करते हो, अगर कोई स्टेट कॉल होती है तो रिएक्ट ऐसे समझ लो एक रजिस्टर बना के चलता है कि क्या क्या स्टेट कॉल्स मुझे करनी है, वो नोट कर लेता है, ठीक है। जब फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है तब फिर वो स्टेट को अपडेट करता है। ऐसा रिएक्ट क्यों करता है? ऐसा रिएक्ट इसलिए करता है सो दैट वो चीज़ों को पता कर सके कि क्या करना है। मान लो तुम यूआई अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे तुमने कुछ ऐसा लिख रखा है, ठीक है, समथिंग समथिंग। अब तुम चाहते हो इमीडिएट तुम्हारा यूआई चेंज हो जाए, बट रिएक्ट कुछ और करने चला गया, तो रिएक्ट इसीलिए चीज़ों को नोट डाउन करके रख लेता है कि भाई जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, जो चीज़ मुझे चलानी है मैं तब चलाऊँगा। इसी रीज़न की वजह से तुम भले ही 10 बार लिखो, एक ही बार चलता है। अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ते रहेंगे आगे, तुम अपने आप से इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये यूज स्टेट ऑपरेशंस एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस नहीं है, मतलब यस, जब नो 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 नो, यूज अपडेट, यस, यूज स्टेट अपडेट्स आर असिंक्रोनस। इतनी तेजी से इस मत मूव करो तुम लोग, ठीक है। अभी लाइक से सब अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से चलो। अभी आज मैंने बताया यूज स्टेट पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक कि क्या करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे काम करता है, बहुत चीज़ें हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं यूज स्टेट पढ़ाने लगूँ तो माइट भी पूरे महीने में यूज स्टेट ही पढ़ाऊँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके चीज़ों को समझो। आज के बाद सिंपली छोटी सी एप्लीकेशन बनाओ, कैलकुलेटर या जो भी तुम्हें अच्छा लगे, टिक टैक टो बना लो, सबसे सिंपल है। अब अगेन एंड टू एंड बनाना हमारा गोल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड टू एंड नहीं बनाना, हमारा गोल है कि हम स्टेट अपडेट को समझ सकें, बटन पे हम क्लिक करें, कोई चेंज करें, यूआई पे दिखे, ये हमारा गोल है, ठीक है। तुम ऐसा वोटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो कि मैं एज एंटर करूं और तुम बटन की क्लिक पे मैसेज दिखाओ वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, तुम डमी चैट बॉट बना लो, एक एरे में मैसेज डाल लो, शो मैसेज में मैं क्लिक करूं तो बार बार मुझे रैंडम मैसेज दिखाओ यूआई पे, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक बार खुद से ट्राई करो। और क्या बना सकते हो? छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो। कैसे गेम? सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबको यूआई पे दिखा दो, ABCDEFGHIJKL। जिन जिन अल्फ़ाबेट को मैं क्लिक करूँ उनको यूआई से गायब करो, ठीक है। सारे, अगर मैं वॉवेल्स पे क्लिक करूँ तो वॉवेल्स को गायब करो, कुछ और पे क्लिक करूँ तो एरर शो कराओ। इस तरह के छोटे छोटे गेम बनाओ। ये वाला गेम बना सकते हो, लाइक से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यूआई पे शो कर दो। जैसे ही मैं किसी एक अल्फ़ाबेट पे क्लिक करूँ उसको रिमूव कर दो। या अगर किसी को लगता है बहुत इजी है तो वो क्या कर सकता है, देखो जो सीख रहा है वो क्लिक पे रिमूव कर दो, जिसको ज़्यादा करना है क्लिक पे
50 सेम अल्फ़ाबेट्स और ऐड कर दो, या 10 और ऐड कर दो जिस पे मैंने क्लिक किया है उसी को। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें ट्राई आउट करो। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। इसमें और किसी को डिस्कस करना है बताओ। सॉरी सर फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर, एक मिनट, हाँ वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, आज मैंने बताया तुमको यूज़ स्टेट और री रेंडर। कल या नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो वी विल एक्सप्लोर यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ रिड्यूसर। ठीक है, इस वीक का मेरा गोल है कि मैं एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें कवर कर दूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और तुम्हारे साइड से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि तुम एटलीस्ट 1-1 घंटे तो खुद से दोगे क्लास के बाद, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और अगर तुम बाद में रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तुमको हर जगह मिल जाएंगे, यूट्यूब कहीं पे भी। ठीक है, तो सीखने का यही तरीका है। अगर तुम डेली आ रहे हो, 1 घंटे दे रहे हो, तो जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उस पर तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यूज़ रिड्यूसर, यूज़ इफ़ेक्ट, और हम समझेंगे माउंट अनमाउंट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, तो इसके अराउंड अगर चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना, सो दैट और अच्छे से समझ में आए। अब फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? अभी के लिए देखो, जिनको रिएक्ट थोड़ी बहुत भी आती है, जो पहले से सीख रहे हैं, वो हाथ पांव मार के इधर उधर कर ले रहे होंगे। ठीक है, जिनको नहीं आती उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें समझने में। उनका एप्लीकेशन सेटअप हो गई है, जेसन, लॉग जेसन, ये सब मैं धीरे धीरे बता दूंगा। पैकेज जेसन बता रखी है, और मैंने ऑलरेडी लॉग जेसन बाकी चीज़ों पे वीडियो बनाने का लाइक से तैयारी कर ली है। माइट भी इस वीक में वीडियो एक पब्लिश कर दूं। ये चीज़ें मैं क्लास में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम बाकी चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो वाया वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। जो लोग नए नए सीख रहे हैं, लास्ट वीक में मैं बताऊंगा क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तब तक ज़्यादा इस चीज़ पे टाइम मत लगाओ। सिंपली तुम एक फ़ोल्डर बना लो SRC में, न्यू फोल्डर, क्योंकि तुमको छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही बनाने हैं। कंपोनेंट्स, बस ये मेक श्योर कर लो जो कंपोनेंट तुम बनाओ वो एक फ़ोल्डर के अंदर हो। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हों, style.css और आइदर index.csx। मैं index.css प्रीफर करता हूँ, सॉरी JS, index.js मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, index.js। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अभी अगर मैं इस टेस्ट कंपोनेंट को सर्च करना चाहूँ यूजिंग दिस व्यू, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूँगा तो index.jsx आ जा रहा है जैसे कि ये। ठीक है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है फाइंड करने में। तो अगर तुमको index.js वाला तरीका नहीं पसंद तो तुम यहाँ पे index.js की जगह फोल्डर का नाम भी रख सकते हो। ठीक है, test.js। तो अभी के लिए तुम बस 2 फाइलों में डील करो। ठीक है, test.js फॉर JSX, स्टाइल फॉर CSS। धीरे धीरे मैं और चीज़ें इसमें ऐड अप करता जाऊंगा, यूटिलिटी, कांस्टेंट, हुक्स, सारी चीज़ें। बट फॉर दिस वीक simply create a folder called components, create a folder, create 2 files, write your code, and in app.jsx simply add your component so that you can see UI पे कैसा दिख रहा है। That's it. This is the simple thing that you have to do. इसके अलावा मत करो कुछ भी, अभी कुछ काम नहीं आएगा। जब तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कंपोनेंट क्रिएट करना। अगर तुम कंपोनेंट क्रिएट कर पा रहे हो, सब कुछ कर लोगे। तुमसे इंटरव्यू में कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे बनाओ ये कंपोनेंट। तो अगेन इंटरव्यू में तुम सीधे ये बोल सकते हो कि लैक ऑफ टाइम है और आई एम नॉट क्रिएटिंग कंपोनेंट्स, सेपरेट कंपोनेंट फाइल्स, आई एम राइटिंग ऑल कोड इन सिंगल फाइल। 10 में से 9 लोग कहेंगे ओके। कोई एक होगा जो बोलेगा नो प्लीज़ क्रिएट सेपरेट कंपोनेंट्स फाइल्स। तो अगेन एक फाइल में भी बनाओगे तो
डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना के करना, ये नहीं कि एक ही में कर रहे हो। तो अगेन कई सारे एक्सकेप वे हैं जो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। और फॉर दिस वीक सिंपली फॉलो दिस थिंग, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर में बस एक फोल्डर के अंदर कंपोनेंट और सीएसएस रखो। सर कंपोनेंट का नेमिंग बस कैपिटल से रख लेंगे ना? इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ केबाब केसिंग। देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तुम देखो केबाब, पैस्कल, कैमल केस, ठीक है। तो कैमल केस होता है तुम्हारा ये, जैसे माय नेम, दिस इज़ कैमल केस, पहले छोटा और फिर बड़ा। पास्कल केस तुम्हारा होता है ये, आई थिंक ये देखना पड़ेगा मुझे, बट आई थिंक पास्कल केसिंग में सब कैप्स में होता है। नो सर, पास्कल में पहला वर्ड जो है ना कैपिटल होता है हर एक वर्ड का। वही तो बता रहा हूँ वही तो बोल रहा हूँ भाई, यही बोला ना इन्हें कि Yes. पास्कल में कैप्स में होता है। हाँ आपने बोला कि इसमें। हाँ ये पास्कल होता है। मैं डाउट में था ना, क्योंकि पास्कल यार लाइक से ऐसा है कि जो उतना मुंह जबान पे नहीं रहता पास्कल, कैमल केसिंग ज़्यादा मुंह में रहता है, ठीक है। तुम कैमल केस तो सीधे नो है, दिस इज़ अ स्ट्रेट नो। पास्कल केसिंग यूज़ कर सकते हो, मटेरियल यूआई फॉलो दिस, ठीक है। मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स देखोगे तो इस तरह से होते हैं। मैं केबाब केसिंग फॉलो करता हूँ। इसमें क्या होता है, तुम दो वर्ड को डैश से जोड़ते हो, जैसे स्मॉल में माई डैश ने, ये कबाब केसिंग हुआ, तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ बिग नो, ठीक है। सर केबाब में सर कैपिटल का यूज ही नहीं करते हैं? नहीं, सब स्मॉल में। से भी रीडेबिलिटी मतलब सही से मतलब पढ़ने में ना जाता है। हाँ इसमें हाँ यस राइट, इसमें वर्ड्स एकदम अलग अलग है ना, तुम्हें कितना भी लंबा हो ये एकदम क्लियर रहता है। अब कैमल केसिंग में अभी जैसे कुछ सिमिलर वर्ड्स हो गए, जैसे कि एल और आई हो गया, तो कई जगह फॉन्ट्स की वजह से सेम हो जाते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो अगेन ये दो एकदम प्रेफर्ड वे हैं, ये स्ट्रिक्टली नो है, ये मत यूज़ करो एटलीस्ट फॉर कंपोनेंट्स। CSS कॉन्स्टेंट्स के लिए कर सकते हो, बट कंपोनेंट के लिए ये दो प्रेफर करो।